हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का नेक्स्ट पार्ट नंबर 38। अभी तक हम लोग 37 पार्ट तक देख चुके हैं। किसका? इस पूरे सीरीज़ का 1000 गोल्डन रूल्स के पूरे सीरीज़ का हम लोग देख चुके हैं 37 पार्ट तक। अभी तक हम लोग देखे हैं 419 रूल्स। ठीक है, आज से देखने वाले हम लोग 420 रूल्स। अब बात करते हैं कि पार्ट 37 तक हम लोग कौन कौन से चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिए हैं। देखते हैं। एक तो आर्टिकल आपका कंप्लीट है, फिर नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो, टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम लिखोगे, वहाँ पर एक ग्रुप दिखाई देगा त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको ज्वाइन कर सकते हो। जितने सारे लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे मेरे, इसके अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस वाले ऐप को डाउनलोड करोगे। इसका लिंक मैं कहाँ दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ और कमेंट सेक्शन में भी, वहाँ से भी जा कर के आप क्या कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं पर्सनल गाइडेंस के बारे में। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। अब ज़रा बात करते हैं क्लास के बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में। देखो, यहाँ पर क्या है कि प्रीपोजिशन है क्या, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखो, इसका काम है किसी चीज़ को जोड़ने का। अब कहोगे सर ग्रामर में तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि जोड़ने का काम पार्ट ऑफ स्पीच में कंजंक्शन करता है, ना कि कोई और। तो ध्यान देना, प्रीपोजिशन भी जोड़ने का काम करता है। तो फ़र्क कैसे समझेंगे कि कंजंक्शन किस तरह से जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है, प्रीपोजिशन किसको किसको जोड़ता है। ध्यान दो, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कंजंक्शन का क्या फंक्शन होता है। देख लो, कंजंक्शन का फंक्शन जो होता है, ये होता है कि दो वर्ड को आपस में जोड़ता है। दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। या फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। ठीक है, फिर प्रीपोजिशन किसको जोड़ता है? तो ध्यान देना, प्रीपोजिशन जोड़ता है किसी वर्ड को किसी सेंटेंस से। अगर किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को जोड़ना हो तब हम वहाँ पर प्रीपोजिशन का सहारा लेते हैं। समझ गए? ध्यान दो फिर से, कंजंक्शन का क्या फंक्शन है, क्या काम है इसका जो काम है, ये दो वर्ड को आपस में जोड़ता है और फिर दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है। प्रीपोजिशन का काम क्या है? अगर किसी सेंटेंस में हमें किसी वर्ड को जोड़ना हो तब हम किसका सहारा लेते हैं? प्रीपोजिशन का। क्लियर है? अब ज़रा देखो, यही बात मैं यहाँ पर लिख करके बता दिया हूँ कि इसका फंक्शन क्या है प्रीपोजिशन का। इसका फंक्शन है किसी वर्ड और फिर वर्ड्स को एक सेंटेंस से जोड़ना। क्लियर? मतलब प्रीपोजिशन का काम है किसी सेंटेंस में किसी वर्ड को जोड़ना। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होगे कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन में क्या डिफरेंस है, कैसे पता करेंगे। अब ज़रा ध्यान से देखो, अब प्रीपोजिशन स्टार्ट कर दिए हैं तो हम लोग चलते हैं बेसिक से। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो मैं सिंपल पूछूँ आपको कि इन क्या है और फिर ऑन क्या है, तो आप क्या कहोगे? आप में से ज़्यादातर लोग कहोगे कि ये प्रीपोजिशन है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते। क्यों? फिर मैं चलता हूँ वापस पार्ट ऑफ स्पीच के डेफिनेशन पर, तब आप समझ पाओगे कि क्यों नहीं कह सकते कि इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है और फिर ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन हम लोग देख चुके हैं, कई बारी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन होता है कि जितने सारे वर्ड्स हैं उसको उसके फंक्शन के बेसिस पर हम 8 कैटेगरीज में बांटते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपली मैं आपसे पूछा हूँ कि इन क्या है, ऑन क्या है, और इसका मैं फंक्शन तो बताया नहीं किसी सेंटेंस में, तो आप इसको नहीं बता सकते कि ये क्या है। क्योंकि कई बार इन जो है इसका फंक्शन चेंज हो जाता है। ये कभी नाउन की तरह काम कर लेगा, कई बार ये एडवर्ब की तरह काम कर लेगा, तो कई बार ये प्रीपोजिशन की तरह काम कर लेगा। तो इसके फंक्शन के बेसिस पर हम जज कर पाएंगे कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। क्लियर? तो हम सिंपली ऐसे पूछें कि इन क्या है, ऑन क्या है, तो आप नहीं बता सकते। कब बता पाओगे? जब इसको मैं किसी सेंटेंस में यूज़ करके आपसे पूछूं, तब वहाँ पर इसके फंक्शन के बेसिस पर आप बता पाओगे कि यहाँ पर ये किस तरह से काम आया है। जैसे देखो, यहाँ पर मैं बोलूँ, पहले तो डेफिनेशन समझो, है ना। डेफिनेशन जो मैं बताया कि ये किसी वर्ड और फिर वर्ड्स को किसी सेंटेंस से जोड़ता है। कौन? प्रीपोजिशन। और इसका यही काम है, फंक्शन है। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूँ राम इज़ सिटिंग इन हिज रूम। ठीक है, अब देखो,
यहाँ पर राम इज सिटिंग एक पूरा सेंटेंस है, हिज रूम यहाँ पर एक वर्ड है, 2 वर्ड्स हैं। इस सेंटेंस से जोड़ने का काम हुआ है किसका, इस वाले वर्ड्स को हमने जोड़ा है इस कंप्लीट सेंटेंस से, किसकी मदद लेते हुए, इन की मदद लेते हुए। तो इन यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है ना। राम इज सिटिंग एक कंप्लीट सेंटेंस है, समझ पा रहे हो। फिर इसी तरीके से है ही डज नॉट अग्री विद यू, ही डज नॉट अग्री एक कंप्लीट सेंटेंस है, यू को जोड़ने का काम किया गया है इस सेंटेंस से, किसकी सहारा लेते हुए, विद का सहारा लेते हुए। तो विद यहाँ पर क्या है, विद यहाँ पर प्रेपोजिशन है, क्लियर। इसी तरीके से है देयर इज़ ए बॉक्स अंडर द टेबल, अब द टेबल को जोड़ने का काम किया है देयर इज़ ए बॉक्स मतलब इस कंप्लीट सेंटेंस से, तो अंडर यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन। अब ध्यान देना, अब द टेबल तो कंप्लीट सेंटेंस है नहीं, हीज रूम तो कंप्लीट सेंटेंस है नहीं, तो सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ने का काम नहीं हुआ है, इस वर्ड्स को या फिर वर्ड्स को इस सेंटेंस से जोड़ने का काम हुआ है। तब हम यहाँ पर कह पाएंगे कि इन है यहाँ पर, विद है यहाँ पर, और अंडर, ये तीनों क्या है, प्रेपोजिशन है, क्लियर है। अब जरा देखो, अब जो मैं अभी आपसे पूछा था क्वेश्चन कि इन और एन, इन और ऑन के बारे में है ना, कि ये क्या है, तो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक उसका फंक्शन हम ना देख लें। तो फंक्शन को समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 3 सेंटेंस में लिखा हूँ और इन का प्रयोग करते हुए, है ना। देखना तीनों सेंटेंस में ये अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैं कहूँ कि इन इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एक सेंटेंस है, ये डेफिनेशन नहीं बता रहा, मतलब ये सेंटेंस है कि इन इज़ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब ध्यान देना, यहाँ पर इन क्या है, इन यहाँ पर इस वाले इज़ का मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के तौर पर कौन काम करता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन, है ना। तो यहाँ पर प्रोनाउन तो है नहीं, तो ये किसकी तरह काम किया है, नाउन की तरह, समझ पा रहे हो। इज़ यहाँ पर वर्ब है, इज़ का सब्जेक्ट कौन है, इन है। इन यहाँ पर या तो नाउन हो सकता है क्योंकि वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पर प्रोनाउन तो इन है नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, इन है यहाँ पर आपका नाउन। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इन यहाँ पर नाउन की तरह फंक्शन किया है, ठीक है। फिर सेकेंड सेंटेंस में है कि राम केम इन, अब यहाँ पर क्या है, क्या प्रीपोजिशन है, नहीं है प्रीपोजिशन। क्यों, क्योंकि इन यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में बता रहा है, मतलब किसी जगह के बारे में बता रहा है कि वो अंदर आया, और ये अंदर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, किसी प्लेस के नाम को इंडिकेट कर रहा है। तो प्लेस का नाम नहीं, मतलब प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। तो प्लेस यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। अब तो कह सकते हैं कि प्लेस ऑफ एडवर्ब है सेकेंड सेंटेंस में इन, या फिर दूसरे तरीके से इसलिए भी इसको मतलब इन को एडवर्ब कह सकते हो क्योंकि ये वर्ब जो केम है ये केम से जुड़ा हुआ है, और जो वर्ब से जुड़ा होता है उसको हम एडवर्ब कह लेते हैं, क्लियर। फिर थर्ड सेंटेंस देखो, राम केम, अब ये कंप्लीट सेंटेंस है। द रूम, द रूम को हमने जोड़ने का काम किया है राम केम से, किसकी मदद लेते हुए, इनकी मदद लेते हुए। तो इन यहाँ पर थर्ड सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम किया है, यहाँ तक क्लियर है। तो शॉर्ट में अगर मैं कहूँ कि किसी भी वर्ड को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि ये किस मतलब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जब तक कि उसका हम फंक्शन ना देख लें। जैसे अभी देखें हम लोग इन तीनों सेंटेंस में कि इनका अलग अलग फंक्शन है और ये अलग अलग तरीके से काम किया है। यहाँ पर ये फर्स्ट सेंटेंस में नाउन है, फिर यहाँ पर इन जो है ये एडवर्ब है, फिर यहाँ पर इन जो है ये प्रेपोजिशन है ना। तो इतना आप लोग समझ पा रहे हो। चलिए बेसिक की बात हो गई, अब अगला बात करते हैं। देखो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं बता दूँ, ध्यान देना कि प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ड या फिर वर्ड्स अगर आया है, नहीं आया तो वो बाद में पढ़ाएंगे, है ना। अगर आया है तो इसका अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, किसका, इस प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होगा, और इन्हीं वर्ड्स में से कोई होगा। फिर से समझो, प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड होगा फिर वर्ड्स होंगे, तो उन्हीं वर्ड्स में से कोई एक वर्ड इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा, क्लियर। और ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट होता है कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, यहाँ तक क्लियर है। और ध्यान देना, इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, ये वर्ड या फिर वर्ड्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इस प्रीपोजिशन का, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और अगर वो प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, है ना। और नाउन है, इसका मतलब कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी हो सकता है, मतलब जेरंड भी हो सकता है। दूसरी बात ये, एक चीज़ और हो सकता है इसके बाद, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये भी आपका ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है।
ठीक है, तो उतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस छोटी छोटी बात आपको ध्यान में रखनी है कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड या फिर वर्ड्स आया है तो उन्हीं वर्ड और वर्ड्स में से कोई एक प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होगा, है ना। वो ऑब्जेक्ट कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। क्लियर है यहाँ तक। जैसे सेंटेंस में देखें तो देख लो, देयर इज़ अ बॉक्स अंडर द टेबल। देयर इज़ अ बॉक्स यहाँ पर क्या है, कंप्लीट सेंटेंस है। द टेबल को जोड़ा गया है इस सेंटेंस से, किसकी मदद लेते हुए, अंडर की मदद लेते हुए। तो अंडर यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस अंडर के बाद कोई वर्ड आया है क्या, आया है। क्या है वो, द टेबल। तो द टेबल क्या है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे समझोगे कि किसी प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। जैसे पहले भी देख चुके हैं कि वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से किसी प्रेपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, फिर अगला है, देयर इज़ ए बॉक्स अंडर द एक्सट्रीमली बिग सर्कुलर टेबल। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अंडर के बाद तो एक ही वर्ड था यहाँ पर, द टेबल, जो कि इस अंडर का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस अंडर के बाद बहुत सारे वर्ड्स हैं, तो कौन सा है इस अंडर का ऑब्जेक्ट, तो आपको नाउन पहचानना होगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यहाँ पर दे रखा है तो आखिरी वाला जो वर्ड होगा यही इस प्रेपोजिशन का क्या होगा, यही जो आखिरी वाला वर्ड है इस प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होगा। बस इस टेबल को क्वालिफाई करने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए तरह तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे सर्कुलर बोला गया है, मतलब इस टेबल को इस टेबल का ये एडजेक्टिव है ना। बिग बोला गया है तो इस टेबल का ये एडजेक्टिव है। एक्सट्रीमली बोला गया है तो बिग और सर्कुलर का क्या है, और फिर बिग का क्या है, ये बिग का आपका एडवर्ब है। समझ पा रहे हो। चलिए, इतना आप लोग समझ गए। तो छोटे छोटे बातें आपको क्या ध्यान में रखने हैं, फिर से दोहरा दूं कि प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड या फिर वर्ड्स है तो उन्हीं वर्ड्स में से कोई एक प्रेपोजिशन का अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, फिर जेरेंड होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, इसके बेस पर क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो ये सारी बातें हुई बेसिक की। ठीक, अब ज़रा देखते हैं। देखो, अच्छा कई बार क्या होता है, देखो कई बार होता है कि प्रेपोजिशन के बाद हो सकता है कि वो कोई सेंटेंस प्रेपोजिशन से ही एंड कर जाए, उसके बाद कोई वर्ड नहीं आता है। तो इसको हम एक अलग ही टॉपिक के अंदर, सब टॉपिक के अंदर क्या करते हैं, प्रेपोजिशन के ही अंदर एक सब टॉपिक होता है जिसको कहते हैं डैंगलिंग प्रेपोजिशन। ठीक है, लिख देता हूँ, डैंगलिंग प्रेपोजिशन, इसको पढ़ते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पर क्या है कि अब हम लोग देखने वाले हैं कैटेगरी, है ना। प्रेपोजिशन को हम किस कैटेगरीज में पढ़ते हैं, तो इसके फंक्शन के आधार पर, इसके यूज़ के आधार पर, सेंटेंस में किस तरीके से यूज होता है, उसके बेसिस पर हम इसको 3 कैटेगरीज में बांटते हैं। कौन कौन से 3 कैटेगरीज देख लो। एक तो होता है खुद प्रेपोजिशन, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। फिर होता है एक पोस्ट पोजिशन का मतलब होता है, अभी मैं आपको पूरा समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना, देख लो। एक तो होता है प्रेपोजिशन, एक होता है पोस्ट पोजिशन, और एक होता है कंपाउंड प्रेपोजिशन। 3 तरीके से पढ़ते हैं। अब ध्यान देना, पहले भी हम लोग देख चुके हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स, ये सारे होते हैं पोस्ट पोजिशन। ठीक है, क्या होता है, पोस्ट पोजिशन होता है वो। फिक्स्ड प्रेपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स काफ़ी वास्ट टॉपिक है और ये मेमोरी बेस्ड होता है, मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा। और जो सिंपल प्रेपोजिशन है ये रूल बेस्ड होता है। ये दोनों टॉपिक को हम लोग देख चुके हैं, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिसका लिंक आपके रूल से भी है तो हम लोग उसको भी कवर करते जाएंगे। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। कंपाउंड प्रेपोजिशन क्या क्या होता है देख लो। कंपाउंड प्रेपोजिशन में होता है, यहाँ पर देखो एक बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखो, प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रेपोजिशन का मतलब होता है कि कोई वर्ड है, यहाँ पर कोई वर्ड है, अगर इसके पहले कोई प्रेपोजिशन आया है तो इसको हम सिंपली प्रेपोजिशन कहते हैं। लेकिन अगर कोई वर्ड है उसके बाद कोई प्रेपोजिशन आया है तब उसको हम पोस्ट पोजिशन कहते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, है ना। तो किसी वर्ड के बाद में अगर प्रीपोजिशन आ जाता है तो उसको पोस्ट पोजिशन कहते हैं। किसी वर्ड के पहले इसका पोजीशन होता है इन सारे वर्ड्स का, तब इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। कंपाउंड पोजीशन का मतलब होता है कोई वर्ड है, इसके पहले भी प्रीपोजिशन है, इसके बाद भी प्रीपोजिशन है, और इसके बेस्ड पर बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब्स जिसको पोस्ट पोजीशन कहते हैं, इसके बेस्ड पर तो क्वेश्चंस आप लोग जानते हो कितना कुछ पूछा जाता है ना। जैसे यहाँ पर देख लो, कंपाउंड प्रीपोजिशन का क्या क्या है, ऑन टॉप ऑफ,
टॉप देख रहे हो, एक वर्ड है, इसके पहले ऑन आया है, फिर इसके बाद ऑफ आया है, मतलब ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट के पहले भी, फ्रंट के बाद भी। इन सर्च ऑफ, सर्च के बाद भी और सर्च के पहले भी एक एक प्रीपोजिशन है। ऑन अकाउंट ऑफ, इन अकॉर्डेंस विथ। तो ये सारे जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं इसके बेस पर पूछे जाते हैं। जैसे कई बार क्या करेगा, ऑन अकाउंट ऑफ के बदले किसी सेंटेंस में दिया रहेगा इन अकाउंट ऑफ, तो ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है, कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है, जो ऑन ही होता है, यहाँ पर इन हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इन सारी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप पढ़ लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, देख लो। ही केम इन द रूम, है ना, ये क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। ध्यान देने वाली बात है कि पोस्ट पोजीशन क्यों नहीं कह सकते, केम के बाद भी तो आया है। तो देखो, बहुत बहुत बारीक क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि इसको हम पोस्ट पोजीशन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि ये केम वर्ड के बाद भी तो आया है। तो ध्यान देना, अगर केम वर्ड के बाद कोई इन आता है, इसका मतलब कि वो हमेशा केम के बाद ही आएगा। बात समझ रहे हो, हमेशा वो केम के बाद ही आएगा। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कम जो वर्ड होता है, केम, कम, है ना, ये सारे वर्ड के बाद तो हमेशा इन का प्रयोग होता नहीं है, मतलब ये फिक्स प्रीपोजिशन नहीं है। बात को समझ रहे हो, तो ये केम के बाद नहीं आया है, ये द रूम के पहले आया है। समझने की कोशिश करना। अगर बाद आता है किसी वर्ड के बाद कोई प्रीपोजिशन, तो वो फिक्स प्रीपोजिशन होता है, फिर फ्रेजल वर्ब्स होता है, जिसको हम पोस्ट पोजीशन के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। फिर देखो, यहाँ पर वी शुड अबाइड बाय द लॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर अबाइड एक वर्ड है जिसके बाद बाय आया है, जो एक फिक्स प्रीपोजिशन में आप पढ़ते हो। अबाइड बाय का मतलब किसी रूल को फॉलो करना, है ना। तब हम यहाँ पर कहेंगे कि अबाइड के बाद बाय आया है जो फिक्स होता है, और इसको हम पोस्ट पोजीशन कहेंगे, ना कि प्रीपोजिशन। क्लियर। कंपाउंड प्रीपोजिशन के बारे में तो डिस्कस कर ही लिए, है ना। जैसे यहाँ पर है, हिज कार इज़ पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो इन फ्रंट ऑफ यहाँ पर क्या है, कंपाउंड प्रीपोजिशन है। तो शॉर्ट में कहा जाए कि प्रीपोजिशन को हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। एक है आपका प्रीपोजिशन, एक है आपका पोस्ट पोजीशन, जिसके अंदर हम फिक्स प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब्स पढ़ते हैं। तीसरा है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। क्लियर। अब ज़रा देखो, यहाँ पर छोटे छोटे बातों को ध्यान रखना, जिसके बारे में इसी लेक्चर में पहले भी बता चुका हूँ, फिर से दोहरा देता हूँ। देखो, जैसे कि वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पर क्या है कि वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। ये सब पॉइंट्स कहाँ आपको काम आएंगे, मान लिया जब बहुत लंबा सेंटेंस है, बहुत लंबा सेंटेंस एग्जाम में, तो वहाँ पर पकड़ पाओगे कि अगर वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ गया, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ गया, अगर उसका वर्ब गायब है इसका मतलब है कि वो वाला वर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में आपका काम आने वाला है सब। ठीक है, तो ध्यान देना, यहाँ पर बोल रहा है कि हर एक वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई टीच हिम, तो यहाँ पर वर्ब है टीच, तो इसका हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टीच का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर हिम। इसी तरीके से जेरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, जेरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। जैसे मैं कहूँ विजिटिंग देम वॉज एन्जॉयबल। अब ज़रा देखो, अगर मैं पूछूं कि विजिटिंग क्या है यहाँ पर, तो आप सिंपल कह लोगे कि विजिटिंग यहाँ पर जेरंड है ना। जेरंड और वर्ब में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक इन्फिनिटी जो वर्ब का चैप्टर है वो मैं कंप्लीट करा दिया हूँ, आप जा करके सर्च करना प्लेलिस्ट में, पूरा वर्ब एक कंप्लीट मिलेगा आपको, जिसमें जेरंड वगैरह के बारे में सब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पार्टिसिपल जेरंड में क्या फ़र्क होता है, तो यहाँ पर आप कैच कर पाओगे कि विजिटिंग चलो यहाँ पर जेरंड है, वॉज यहाँ पर वर्ब है, एन्जॉयबल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव है ना। देख लो, अब यहाँ पर क्या है, देम यहाँ पर क्या है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा देम क्या है, तो आप कहोगे प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर ये देम किसी का सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है, तो कहोगे सर यहाँ पर विजिटिंग का ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जेरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, देम यहाँ पर विजिटिंग का एक तरह से ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, ये भी बात समझ गए कि ही केम इन द रूम, इन है यहाँ पर प्रीपोजिशन, और इसी प्रीपोजिशन का द रूम क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर देखो अगला है, देयर इज़ नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड मी। अब बिटवीन है यहाँ पर प्रीपोजिशन, इसके बाद आया हिम एंड मी। अब ये क्या है, ये इस बिटवीन का क्या है,
ऑब्जेक्ट है ना, हिम एंड मी। अब एग्जाम में क्या करेगा, देखो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर आपसे क्या पूछ लेगा कि हिम एंड मी की जगह पर आई कर देगा, तो आपको लगेगा ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अगर नहीं जानोगे तो गलत कर दोगे। अगर आपको पता होगा कि बिटवीन का जो होता है एक अपना, इसके बाद जो भी वर्ड्स आते हैं इसमें से इसका कोई ऑब्जेक्ट होता ही होता है, तो हिम एंड मी ऑब्जेक्ट होना चाहिए, है ना। लेकिन आई दे करके यहाँ पर आपको फंसा देगा, क्योंकि आई आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म में है, तो आई की जगह पर यहाँ पर मी का होना ज़रूरी है। क्लियर। अब ज़रा देखिए, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर अब हम लोग क्या करेंगे, रूल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से एक बार दोहरा दूँ, यहाँ पर क्या था कि हर एक वर्ब का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है, कभी कभी जेरेंड का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है, और प्रेपोजिशन का भी अपना ऑब्जेक्ट होता है। कैसे पहचानते हैं ये हम लोग देख लिए। ठीक है, अब ज़रा देखो, रूल नंबर 419 तक देख चुके हैं, आज देखेंगे 420th। इसको देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। समझो बात को, प्रेपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन आया है तो उसका किस में होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ देयर इज़ नो एनमिटी बिटवीन हिम एंड आई, ऐसे करके अगर दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बिटवीन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसके बाद कोई वर्ड आया है, और देख लो देयर इज़ नो एनमिटी एक कंप्लीट सेंटेंस है, हिम एंड आई यहाँ पर कुछ वर्ड हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जिसको क्या कर रहा है, जिसको बिटवीन से ऐड कर रहा है ना, किससे, इस पहले वाले सेंटेंस से। अब ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी जो प्रेपोजिशन होता है उसके बाद जो वर्ड्स आते हैं उसमें से कोई इसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट होता है मतलब उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होना जरूरी है ना। तो हिम एंड आई, हिम तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है ये, लेकिन आई एक सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका क्या होना यहाँ पर जरूरी है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। क्लियर। तो यहाँ पर ये गलत क्यों है ये आप समझ गए कि बिटवीन है भाई, तो इसके बाद ये दोनों किस में होने चाहिए थे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। आई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं था, इसलिए ये गलत हो गया। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है, मी यहाँ पर लिखोगे तब जा कर के ये करेक्ट होगा। तो फिर से गौर करो इस बात पर कि अगर कोई प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो वह ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं होगा। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी, तब जा कर के ये करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बिटवीन एक वर्ड आया था जो प्रेपोजिशन है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, 421 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर दो वर्ड्स को किसी कंजंक्शन से जोड़ा गया है और वे दोनों वर्ड्स के लिए अलग अलग प्रेपोजिशन आता हो तो दोनों प्रेपोजिशन को मेंशन करना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब VBI है ये। ठीक है, इसके बेस्ड पर क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, आपके भी एग्जाम में आएगा ही आएगा इस पर बेस्ड क्वेश्चन। देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि अगर दो वर्ड हैं, जैसे मान लो यहाँ पर वाटर है और लैंड है, इसको किसी कंजंक्शन एंड से जोड़ा गया है ना। वर्ड और वर्ड दो वर्ड को और दो सेंटेंस को कौन जोड़ता है, कंजंक्शन जोड़ता है। तो एंड है यहाँ पर, तो कंजंक्शन है यहाँ पर। ध्यान देना यहाँ पर रूल क्या कह रहा है कि अगर ये जो दोनों वर्ड को जोड़ा गया है किसी कंजंक्शन से, एंड से, और ये दोनों वर्ड के लिए अलग अलग अगर प्रीपोजिशन आता है तो उन दोनों वर्ड्स के अपने प्रीपोजिशन को मेंशन करना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में था कि अ फ्रॉग कैन लिव एफर्टलेसली बोथ इन वाटर एंड लैंड। एक जो फ्रॉग होता है वो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है ना। तो यहाँ पर क्या है, पानी में रहना मतलब इन वाटर होगा और ज़मीन पर रहना ऑन लैंड होगा, है ना। ऑन होना चाहिए यहाँ पर, मतलब इन दोनों वर्ड के अपने सेपरेट जो प्रेपोजिशन होता है उसको मेंशन करना ज़रूरी है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर के पहले इन का आना ज़रूरी है और लैंड के पहले ऑन का आना ज़रूरी है। तो सेंटेंस हो गया अ फ्रॉग कैन लिव एफर्टलेसली बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। अगला रूल क्या कह रहा है, देखो अगला रूल है कि अगर प्रीपोजिशन के बाद कोई मेन वर्ब आया हो तो वह वर्ब का ING फॉर्म होगा, मतलब कंटिन्यूस फॉर्म होगा। देख लो, आई विल कॉल यू आफ्टर अराइविंग एट द ऑफिस, करेक्ट है बिल्कुल। आफ्टर के बाद कोई वर्ब आया है तो ये ING फॉर्म में होगा। क्लियर। फिर है ऑन रीचिंग होम
आई विल कॉल यू बैक। अब देखो ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसके बाद जो भी वर्ब आया है ये आईएनजी फॉर्म में है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। फिर आगे देखते हैं, अगला बोल रहा है कि किसी प्रेपोजिशन के बाद जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट आ सकता है। देखो ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, अब यहाँ पर क्या है, प्लेइंग एक वर्ड है, ही इज़ फॉन्ड है ना, ही इज़ फॉन्ड ऑफ, और फिर ही इज़ फॉन्ड एक सेंटेंस है, ऑफ यहाँ पर क्या है, प्रेपोजिशन है ना, सेंटेंस को वर्ड से हम प्रेपोजिशन से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जो प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है ये कोई जेरंड भी हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशन का अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ये ऑब्जेक्ट आ तो नाउन होगा या फिर प्रनाउन होगा, है ना, नाउन होगा प्रनाउन होगा। अब जाहिर सी बात है कि नाउन होगा, इसका मतलब जेरंड भी यहाँ पर आ सकता है ना। जेरंड कहने का मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म तो आएगा ही, मतलब आईएनजी वाला फॉर्म, क्योंकि जेरंड एक तरह से नाउन ही होता है। तो जहाँ जहाँ नाउन है इसका मतलब कि वहाँ पर जेरंड वाला रूल भी अप्लाई होगा ही होगा। तो वही ये यहाँ पर कह रहा है कि किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर जेरंड है ना, तो वो जेरंड उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। चलिए आगे देखिए, इसी से लिंक किया हुआ एक रूल है, देखते हैं अभी क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि किसी प्रेपोजिशन के बाद जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट आ सकता है, ये इसके पहले वाला रूल था। और अगर इस जेरंड के बाद कोई नाउन आया हो तो वह इस जेरंड का ऑब्जेक्ट होता है, ना कि प्रेपोजिशन का। समझने वाला एक कॉन्सेप्ट बेस्ड है ना, जरूरी नहीं कि इसके बेस्ड पर आपको क्वेश्चन दे दिए जाएं, ये नॉलेज बेस्ड है, अब इसको सीखो। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, कि किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई जेरंड आता है तो ये इस वाले प्रेपोजिशन का क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर इस जेरंड के बाद कोई एक वर्ड आ जाता है जो नाउन है ना, जैसे यहाँ पर क्रिकेट आपका नाउन है, तो ये जो क्रिकेट होगा ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इस जेरंड का ऑब्जेक्ट है ना। इसलिए मैं छोटा सा पॉइंट स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि जैसे वर्ब का अपना ऑब्जेक्ट होता है, जैसे प्रेपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है, इसी तरीके से किसी जेरंड का भी अपना ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अगर इस तरीके से सेंटेंस आए, ही इज़ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर आपसे अगर कोई टीचर पूछ ले कि प्लेइंग यहाँ पर किसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट है। क्रिकेट भी तो यहाँ पर नाउन है, जैसे प्लेइंग यहाँ पर जेरंड था यानी कि नाउन था, तो वो किसी का ऑब्जेक्ट है, मतलब ऑफ का है। तो क्रिकेट किसका ऑब्जेक्ट है, तो आप नहीं कह सकते कि ऑफ का है ना। जेरंड के बाद अगर कोई नाउन आता है तो उस जेरंड का ही ऑब्जेक्ट होता है, ना कि प्रेपोजिशन का। क्लियर यहाँ तक? अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर इसके बेस्ड पर, मतलब आज का लेक्चर समझ लो कि क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे रूल्स के बेस्ड पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाएंगे एग्जाम्स में। देखो ये रूल क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि विथ अ व्यू टू, है ना। अब ये क्या है, ये एक तरह से कंपाउंड प्रेपोजिशन है ना। व्यू के बाद भी है प्रेपोजिशन, पहले भी है। इसी तरीके से है लुक फॉरवर्ड टू, है ना, फिर है अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, है ना, हैबिचुएटेड टू। और ये तीनों का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी होना, है ना, किसी चीज़ का आदी होना। आदी होने का मतलब हैबिट होना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ का लत भी होना। फिर है बी यूज टू। देखो लुक फॉरवर्ड टू का मीनिंग आप नहीं समझ पा रहे हो तो यहाँ पर समझ जाओगे। ये स्क्रीनशॉट क्यों लिया गया? देखो यहाँ पर क्या है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब नहीं समझ पा रहे, विथ अ व्यू टू का मतलब नहीं समझ पा रहे, तो आप समझ जाओगे सेंटेंस में। मैं सब कुछ आसान कर दिया हूँ आपके लिए। देख लो रूल यहाँ पर क्या है। देखो रूल कह रहा है कि ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सारे जो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फिर इज़ यूज टू, वॉज यूज टू, इस तरीके से हो, तो इसके बाद आपका जेरंड आता है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूस फॉर्म आता है। जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ ही कम्स टू मी विथ अ व्यू टू गेटिंग सम हेल्प, मतलब वह मेरे पास कुछ मदद के लिए आता है, मतलब मदद पाने के लिए आता है ना, कुछ मदद पाने के उद्देश्य से आता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि विथ अ व्यू टू का क्या अर्थ होता है, किसी चीज़ के उद्देश्य से कोई काम होना या करना। ठीक है, तो इसको सेंटेंस के फॉर्मेट में ही याद रखो कि ही कम्स टू मी विथ अ व्यू टू गेटिंग सम हेल्प। अब विथ अ व्यू टू है, इसके बाद गेट अगर होता, सिर्फ गेट होता तो ये गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर गेट का आईएनजी फॉर्म में होना ज़रूरी है, क्योंकि विथ अ व्यू टू का हम एक स्पेशल रूल यहाँ पर देख रहे हैं,
है ना। फिर है राम इज़ यूज टू वर्किंग एट नाइट। अब देखो इज़ यूज टू है ना, इज़ यूज टू, यहाँ पर है बी यूज टू, तो इसके बाद भी वर्क नहीं होगा, वर्किंग होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अभी रूल वही वाला पढ़ रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स हों तो इसके बाद हम जेरंड का इस्तेमाल करते हैं। राम रात में काम करने की आदी है ना। अब जरा आगे बढ़ते हैं, देखो अगला सेंटेंस क्या कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हीज फ्रेंड्स। अब ये मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछ चुका है। ही लुक्स फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू रहे तो इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म का होना ज़रूरी है, तो मीटिंग होगा यहाँ पर। ही लुक्स फॉरवर्ड टू मीटिंग हिज फ्रेंड्स, और इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार पूछा है। वह अपने दोस्तों से मिलने की आशा करता है, तो यहाँ पर समझ गए लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आशा करना, ठीक है, उम्मीद करना। ही इज़ अडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अब यहाँ पर अडिक्टेड टू है, इज़ अडिक्टेड टू है, तो इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, वह जुआ खेलने के आदी है। क्लियर। तो रूल यहाँ पर क्या कह रहा था, यहाँ पर रूल कह रहा था कि विथ अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, अकस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, हैबिचुएटेड टू, बी यूज टू, ये सारे शब्दों के बाद जेरंड का आना ज़रूरी है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म का आना ज़रूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर है, इसको भी ध्यान देना। यहाँ पर क्या कह रहा है, फ्रॉम है, ऑफ है, बिफोर है, आफ्टर है, एट, इन, ऑन, बाय, विदाउट, फॉर, टू, बिसाइड्स, ये सारे प्रीपोजिशन के बाद भी जेरंड का प्रयोग होता है। देख लो, फिर से दोहरा देता हूँ कि फ्रॉम है, ऑफ है, बिफोर है, आफ्टर है, एट है, इन है, ऑन है, बाय है, विदाउट है, फॉर है, टू है, बिसाइड्स है, ये सारे प्रीपोजिशंस के बाद हम जेरंड का प्रयोग करते हैं। जैसे शी सेव्ड मी फ्रॉम ड्रॉनिंग। अब यहाँ पर एग्ज़ाम में अगर रहता शी सेव्ड मी फ्रॉम ड्रॉन, मतलब डूबने से उसने मुझे बचा लिया, तो वो गलत हो जाता, ड्रॉन ना हो करके ड्रॉनिंग होगा। क्यों? क्योंकि फ्रॉम के बाद कौन सा वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाला फॉर्म, जो कि यहाँ पर एक तरह से जेरंड का काम करेगा। क्लियर। उसने मुझे डूबने से बचा लिया, शी सेव्ड मी फ्रॉम ड्रॉनिंग, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पर वर्ब का आईएनजी फॉर्म आया। वी आर होपफुल ऑफ विनिंग द मैच, ऑफ के बाद यहाँ पर विनिंग आया है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। हम लोग मैच जीतने के लिए आशान्वित हैं। फिर है ऑन रीचिंग होम ही रोट मी अ लेटर, ठीक, घर पहुंचकर उसने मुझे एक लेटर, चिट्ठी लिखी। देखो ऑन के बाद है यहाँ पर क्या, ऑन रीचिंग, मतलब ऑन के बाद यहाँ पर आया है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। इसी तरीके से आफ्टर टेकिंग डिनर ही डिसाइडेड टू स्टे विथ मी, आफ्टर के बाद यहाँ पर टेकिंग आया है, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म आया है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि फ्रॉम, ऑफ, बिफोर, आफ्टर, एट, इन, ऑन, बाय, विदाउट, फॉर, टू, बिसाइड्स, ये सारे प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म आता है। सिंपल वर्ब आपको मेन वर्ब दिख जाए तो वो नहीं होगा, वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म का वहाँ होना ज़रूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल क्या कह रहा है देख लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लो भाई, इसमें जो भी मैं बताया हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। इसके बेस्ट पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछेगा, इस बात की गारंटी है। देख लो यहाँ पर क्या कह रहा है, इसमें क्या है कि बहुत लोग गलतियाँ कर देते हैं प्रीपोजिशन को यूज़ करने के लिए, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश कहीं से सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो अक्सर मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि स्मूथ लगता है बोलने में ऐसा, लेकिन स्मूथ पे नहीं जाना है, उसके रूल पर समझना है आपको और जानना है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि किसी पर्सन या किसी वस्तु के ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो उस वस्तु या उस समबडी के पहले हम ऑन, अपॉन, एट का प्रयोग नहीं करते। ध्यान देना क्या कह रहा है, देखो अटैक के बाद हम ऑन, अपॉन, एट का प्रयोग नहीं करते। इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो कि अटैक के बाद हम ऑन, अपॉन, एट जैसे प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। देखो इंडिया अटैक्ड ऑन पाकिस्तान, ये गलत है। सिंपल होगा इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। हिंदी में जाओगे तो पर आएगा, है ना, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अब इसी पर के चक्कर में अगर हिंदी से ट्रांसलेट किए इंग्लिश में तो ऑन पाकिस्तान हो जाएगा, जो कि गलत है। रूल कह रहा है कि अटैक के बाद हम ऑन, अपॉन, एट का इस्तेमाल नहीं करते। क्लियर। देख लो अब यहाँ पर क्या है, द थीफ अटैक्ड एट हिम विथ ए नाइफ, विथ लिख सकते हैं, है ना, विथ का प्रयोग हम कर सकते हैं किसी वस्तु से, अगर आप किसी को अटैक करते हैं तो विथ का प्रयोग हम करेंगे। लेकिन
यहाँ पर क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अटैक्ड के बाद यहाँ अटैच्ड लिखा गया है, क्या अटैक होगा, ध्यान देना, यहाँ पर अटैच्ड गलती से लिखा गया, अटैक्ड होगा, द थीफ अटैक्ड। तो इसके बाद हम जो भी ऑब्जेक्ट हिम है इसके पहले हम एट का प्रयोग नहीं कर सकते, है ना, सिंपली होगा द थीफ अटैक्ड हिम, द थीफ अटैक्ड हिम विथ अ नाइफ। क्लियर है यहाँ तक। तो विथ का प्रयोग हो सकता है कब, जब किसी वस्तु से आप किसी को अटैक करते हो, लेकिन जिस वस्तु पर और फिर जिस व्यक्ति पर अटैक करते हो उसके पहले ऑन अपॉन एट का प्रयोग नहीं करेंगे। इन दो सेंटेंस को याद कर लो, इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान, द थीफ अटैक्ड हिम विथ अ नाइफ। ठीक है, ऑन अपॉन एट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि डिस्क्राइब, ये अक्सर गलती करते हैं लोग, देखो डिस्क्राइब अबाउट समथिंग नहीं होता, डिस्क्राइब समथिंग होता है। किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, जैसे हिंदी में कह देते हैं कि उसने उसके बारे में डिस्क्राइब किया, वर्णन किया, है ना, कि इस चीज़ के बारे में वर्णन करो। तो फिर से आप ट्रांसलेशन में जाओगे तो के बारे में लिखोगे तो वहाँ पर अबाउट आ जाएगा, है ना, कि आप कहोगे कि हिमालय के बारे में वर्णन करें, तो वहाँ आप लिखोगे, ट्रांसलेट करोगे तो अबाउट आ ही जाएगा, क्योंकि के बारे में का इंग्लिश वर्ड होता है अबाउट, तो अबाउट लिख दोगे जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि डिस्क्राइब एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद हम अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे यहाँ पर है शी डिस्क्राइब्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल गलत है ना। आपको द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड को डिस्क्राइब करना है तो अबाउट नहीं लिखना पड़ेगा, सिंपली रखना पड़ेगा शी डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। क्लियर, वही सेंटेंस है, यहाँ पर देख लो, शी डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी ऑफ उत्तराखंड। कैन यू डिस्क्राइब इट टू मी, है ना, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना है तो देखो कैन यू डिस्क्राइब अबाउट इट नहीं होगा, है ना, कैन यू डिस्क्राइब इट टू मी ऐसा चलेगा। कैन यू डिस्क्राइब इट टू मी, कैन यू डिस्क्राइब इट फॉर मी। तो यहाँ पर कह रहा है कि टू मी हो सकता है, फॉर मी हो सकता है, लेकिन जिस वस्तु को, जिस चीज़ को डिस्क्राइब करना हो उस चीज़ के पहले अबाउट शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। तो ध्यान देना, डिस्क्राइब के बाद अबाउट शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, देख लो अगला क्या कह रहा है, डिस्कस। ये तो अक्सर लोग फ्लुएंसी में गलत कर देते हैं। मैं तो फेमस टीचर को सुना हूँ, मतलब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी होते हैं वो अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। डिस्कस अबाउट दिस, है ना, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस मूवी, लेकिन डिस्कस के बाद अबाउट शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करते। देखो यहाँ पर कह रहा है आई डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, आई डिस्कस्ड अबाउट द मैटर विथ माई फादर। यहाँ पर क्या है, मैटर को आपको डिस्क्राइब करना है तो अबाउट नहीं लिखोगे, बिना अबाउट का आएगा ये। आई डिस्कस्ड द मैटर विथ माई फादर, है ना, अगर यहाँ विथ माई फादर नहीं भी रहता तो भी सही था। आई डिस्कस्ड द मैटर, ना कि आई डिस्कस्ड अबाउट द मैटर, अबाउट नहीं होगा यहाँ पर। तो डिस्क्राइब और डिस्कस के बाद हम अबाउट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरीके से होता है कि एक्सप्लेन, है ना, एक्सप्लेन जो है इसके बाद ना तो ऑफ का इस्तेमाल होता है ना फिर अबाउट का। जैसे राम एक्सप्लेन्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ द पोएम, अब अबाउट इसके बाद होता ही नहीं है तो क्यों देंगे, है ना। राम एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ पोएम करेक्ट है। राधा एक्सप्लेन्ड हर प्रॉब्लम्स टू कृष्णा, ये बिल्कुल सही है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो तो तीनों को फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आपका डिस्क्राइब है, डिस्कस है और एक्सप्लेन है, इसके बाद ऑफ और फिर अबाउट का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए अगला रूल क्या है, मैरी। मैरी के बारे में फिक्स प्रीपोजिशन में मैं काफ़ी डेप्थ में डिस्कस किया हूँ कि कब विथ लगाएंगे, कब टू लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर इन जनरल बात की जाए, तो मैरी के साथ आपका विथ और टू का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा ये विवादित वर्ड है मैरी, है ना। कई सारे ग्रामरियन ने कहा है कि कब विथ आएगा, कब टू आएगा, तो इसके ऊपर नहीं जाना है। सिंपल वर्ड में आज से समझो कि मैरी के बाद ना तो विथ का प्रयोग करते हैं ना टू का प्रयोग करते हैं। जैसे माई फ्रेंड मैरिड टू ए डॉक्टर, गलत है, टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माई फ्रेंड मैरिड विथ ए डॉक्टर, ये भी गलत है, ना टू का इस्तेमाल करेंगे ना विथ का। सिंपल होगा माई फ्रेंड मैरिड ए डॉक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ पर कई लोग ऑर्डर जो है एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद फॉर का इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर किसी पर्सन को, मान लिया जाए आपको चाय के लिए ऑर्डर करना है तो ऑर्डर फॉर टी ऐसा कह देते हैं, लेकिन फॉर का इस्तेमाल नहीं होगा। किसी पर्सन को ऑर्डर करना हो तब उसके बाद टू का प्रयोग भी नहीं होगा, है ना। तो ऑर्डर फॉर समथिंग गलत है, ऑर्डर टू समबडी ये भी गलत है। देख लो, ही ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी,
ये गलत है, फॉर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या होगा, ही ऑर्डर्ड अ कप ऑफ टी, सिंपली आप एक कप ऑफ टी ऑर्डर कर रहे हैं, के लिए नहीं कर रहे हैं ठीक है। इसी तरीके से ही ऑर्डर्ड टू ही सर्वेंट टू क्लीन द कार। अब देखो ऑर्डर के बाद टू का भी प्रयोग नहीं होता, तो यहाँ से टू को हटाना पड़ेगा। ये वाला टू मत देख लेना, है ना। कुछ करने के लिए अगर किसी को ऑर्डर दिया गया है तो यहाँ पर टू आया है ना, उस वर्ब के पहले आया है, लेकिन किसी पर्सन को ऑर्डर कर रहे हो तो उस पर्सन के पहले टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, है ना। जैसे somebody के पहले यहाँ पर टू है, जो कि गलत है। देखो यहाँ पर शॉर्ट में मैं एस बी लिखा हूँ, इसका मतलब somebody है, तो ध्यान देना नोट्स पढ़ने वक्त, है ना। एस बी का मतलब somebody, और एस टी एच जो लिखा हूँ ये समथिंग शॉर्ट में, है ना, क्योंकि खुद टाइप करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, तो शॉर्ट को भी समझते जाना। और ये यूनिवर्सल शॉर्ट है, ऐसा नहीं कि मैं बना करके लिखा हूँ। एस बी का मतलब somebody, एस टी एच का मतलब समथिंग। देख सकते हो आप ऑक्सफोर्ड के डिक्शनरी में, अगर आपके पास है तो वहाँ पर हर जगह ब्रैकेट में लिखा रहेगा समथिंग, somebody। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या थी कि ऑर्डर के बाद हम फॉर का इस्तेमाल नहीं करते, है ना। ऑर्डर के बाद फॉर का इस्तेमाल नहीं करते, ऑर्डर के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते। चलिए, और ज़्यादा फोकस करना आप सेंटेंस के ऊपर, सेंटेंस को बार बार पढ़ोगे, चीज़ें याद रहेंगी, है ना। रूल नहीं याद रहेगा, लेकिन सेंटेंस जैसे देखोगे आप रूल को पहचान लोगे, अगर सेंटेंस को बार बार रिवाइज किए हो रूल के साथ तब, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरीके से यहाँ था कि ही ऑर्डर्ड ही सर्वेंट टू क्लीन द कार, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्डर के बाद यहाँ पर सर्वेंट से पहले, ही सर्वेंट से पहले टू का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तब जा कर के सही है। अगला रूल क्या करे, देखो रीच के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। कोई प्लेस है, अगर मान लिया जाए कोई प्लेस है, और तो हम उसके पहले टू का इस्तेमाल नहीं करते अगर वहाँ पर रीच का प्रयोग हुआ है। जैसे ही हैज़ रीच्ड टू द स्टेशन, अब टू का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे, ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन ऐसा इस्तेमाल करेंगे। तो बार बार इसको पढ़ो, ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन, ये करेक्ट है। ही हैज़ रीच्ड टू द स्टेशन, ये बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से आपको बार बार पढ़ करके चीज़ों को रिवाइज करना है। फिर से देखो, ही हैज़ रीच्ड टू द स्टेशन गलत है, ही हैज़ रीच्ड द स्टेशन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि रीच के बाद अगर कोई प्लेस है तो उस प्लेस के पहले टू का इस्तेमाल हम नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर रिडिक्यूल मतलब मजाक उड़ाना। जैसे देखो लाफ एट एक वर्ड होता है ना, ये क्यों मिस्टेक करते हैं बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ। लाफ एट का मतलब क्या होता है, लाफ का मतलब होता है हंसना, लेकिन लाफ के बाद अगर एट आ गया तो इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाना। तो इसी तरीके से सोचते हैं कि रिडिक्यूल का मतलब ही होता है मजाक उड़ाना किसी का, तो इसके बाद भी एट का प्रयोग होगा। यहीं से मिस्टेक आपका स्टार्ट हो जाता है। तो लाफ के साथ एट आता है, लेकिन रिडिक्यूल के बाद एट, ऑन, अबाउट ये सारे वर्ड नहीं आते। जैसे सम गर्ल्स रिडिक्यूल्ड एट हिम, मतलब उसका मजाक उड़ाया, है ना। तो एट का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, सिंपल होगा सम गर्ल्स रिडिक्यूल्ड हिम। तो मैं बता दिया कि इसका ओरिजिन कहाँ से आपके मिस्टेक का, आप कहाँ से मिस्टेक करते हो। जानते हो कि लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो रिडिक्यूल एट का मतलब भी होता है मजाक उड़ाना, लेकिन ऐसा नहीं है। रिडिक्यूल के बाद एट, ऑन, अबाउट का प्रयोग नहीं करते, जबकि लाफ के बाद एट का प्रयोग होता है मजाक उड़ाने के सेंस में। क्लियर। चलिए अगला है रिजेंबल। कई बार क्वेश्चन पूछा है, आप लोग भी जानते होंगे। रिजेंबल के बाद टू और विथ का प्रयोग नहीं होता। रिजेंबल का मतलब होता है किसी के सदृश दिखना, उसके समान दिखना, है ना। जैसे बेटा अपने बाप के समान दिखता है, तो उस केस में रिजेंबल का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर उसके जिसके जैसा भी वो दिखे उसके पहले टू और विथ का प्रयोग हम नहीं करते। तो रिजेंबल के बाद हम टू या फिर विथ का प्रयोग नहीं करते। शी रिजेंबल्स विथ हर मदर, ये बिल्कुल गलत है, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। शी रिजेंबल्स टू हर मदर, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिजेंबल के बाद ना तो विथ का प्रयोग होता है ना टू का, सिंपली होता है शी रिजेंबल्स हर मदर, ये बिल्कुल आपका सही है। विदाउट प्रीपोजिशन रिजेंबल का यूज होता है। चलिए अब इस चीज़ को समझना, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसको मुझे बार बार रिपीट करना पड़ेगा। देखो कैसे, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा रूल है ये, पत्र लिखने के संदर्भ में टू का प्रयोग है। ध्यान देना, लेटर लिखने के संदर्भ में टू का प्रयोग किस तरीके से मिस्टेक होता है, इस चीज़ को ध्यान देना, है ना। और बार बार मैं रिपीट करूँगा यहाँ पर, ताकि आपके जहन में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए। देखो क्या है यहाँ पर कह रहा है कि अगर राइट के तुरंत बाद लेटर शब्द का प्रयोग नहीं है, ध्यान देना, लेटर का प्रयोग किसी समबडी के बाद आया है, राइट के तुरंत बाद नहीं है, तब हम उस समबडी के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगला देखो, अगला कह रहा है कि टू का प्रयोग हम करेंगे, लेकिन कब करेंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि राइट टू समबडी नहीं करेंगे, लेकिन राइट टू समबडी करेंगे कब,
जब लेटर का प्रयोग आपका राइट के जस्ट बाद हुआ है। ध्यान देना, कन्फ्यूजन क्या है, देखो राइट अगर समबडी के बाद है, क्या हो रहा है भाई ये बार बार, देखो यहाँ पर क्या है, राइट के बाद समबडी है, यहाँ भी समबडी है, इस समबडी के पहले यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं हुआ है, इस समबडी के पहले टू का प्रयोग हुआ है। लेकिन कब, देखो अगर राइट के तुरंत बाद लेटर का प्रयोग नहीं है तो वहाँ हम समबडी के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर राइट के तुरंत बाद लेटर का प्रयोग हुआ है तो समबडी के पहले टू का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हो? कुछ नहीं समझ पा रहे, फिर से मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, ध्यान दो। एक तो है आपका राइट, एक है आपका राइट, एक है आपका समबडी और एक है आपका लेटर, है ना, लेटर। तीन चीज़ें हैं और टू का प्रयोग करना है। देखो कैसे, राइट के तुरंत बाद अगर लेटर आ गया है, जैसे यहाँ पर है राइट के बाद तुरंत लेटर है, तो समबडी के पहले हम टू का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन राइट के तुरंत बाद नहीं है, लेटर बाद में है, तो उस समबडी के पहले टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्लियर? जैसे सेंटेंस पर फोकस करना, इस सेंटेंस को बार बार पढ़ने की कोशिश करना और रिलेट करना रूल से। देखो यहाँ पर बोला ही रोट टू मी अ लेटर, अब यहाँ पर क्या है, ये गलत कैसे है, ये गलत इसलिए है क्योंकि राइट के बाद क्या है आपका, तुरंत बाद लेटर नहीं है, लेटर बाद में आया है। अगर लेटर बाद में आया है तो हम इस जो भी यहाँ पर समबडी है, जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके पहले टू का प्रयोग हम नहीं करते। तो ही रोट मी अ लेटर ये करेक्ट है, ही रोट टू मी अ लेटर ये गलत है। लेकिन अगर इस लेटर को हम जस्ट राइट के बाद रख दें तो वहाँ पर टू मी हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ ही रोट अ लेटर टू मी, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले में देखो यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, शी रोट 5 लेटर्स, और रोट के बाद ही है लेटर्स, है ना। तो यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हर हस्बैंड है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग सही है। क्लियर? मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर, फिर से देखो, एक राइट है, एक समबडी है, एक लेटर है, ठीक। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर लेटर्स राइट के बाद नहीं है तो यहाँ पर हम टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस राइट शब्द के बाद तुरंत लेटर आया है और यहाँ समबडी है तो यहाँ पर हम टू का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर? फिर तीसरा रूल इसमें क्या कह रहा है कि अगर लेटर शब्द है ही नहीं, उस सेंटेंस में लेटर शब्द है ही नहीं, लेकिन उसका मीनिंग ये निकल रहा है कि वो किसी ना किसी को लेटर लिख रहा है। समझने की कोशिश करना। कई बार होता है कि सेंटेंस से पता चलेगा कि वो लेटर ही लिख रहा है, लेकिन उस सेंटेंस में लेटर वर्ड है ही नहीं, तब भी हम समबडी के पहले टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, शी राइट्स टू मी एवरी वीक। इसका मतलब क्या हुआ, वो मुझे प्रत्येक सप्ताह लिखती है। तो क्या लिखती है, इस सेंटेंस का मतलब ही होता है वो पत्र लिखती है। वो क्या लिखती है, प्रत्येक सप्ताह मुझे पत्र लिखती है। अगर ये लेटर शब्द है ही नहीं इस सेंटेंस में, तो यहाँ पर हम मी के पहले टू का प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है? फिर देखो अगला सेंटेंस इसी में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि शी रोट टू हर हस्बैंड लास्ट वीक उसने अपने हस्बैंड को लिखा। तो क्या लिखा, लेटर लिखा। ये इसमें निहित है, लेटर शब्द जो है इसमें छुपा हुआ है, अंडरस्टूड है, लेकिन लेटर वर्ड का मेंशन यहाँ पर नहीं है, तब भी यहाँ पर हम टू का प्रयोग कर लेंगे। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, तीनों रूल को देख लो। यहाँ पर कह रहा है कि अगर राइट के तुरंत बाद लेटर है तो समबडी के पहले टू का प्रयोग होगा, लेकिन राइट के तुरंत बाद लेटर नहीं है, बाद में है, तो समबडी के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे ही रोट मी अ लेटर, शी रोट 5 लेटर्स टू हर हस्बैंड लास्ट वीक। तीसरा रूल कह रहा है कि अगर लिखने की बात ही है, चिट्ठी लिखने की ही बात कही गई है, तो और वहाँ पर लेटर वर्ड मेंशन ही नहीं है, तब भी हम वहाँ पर समबडी के पहले टू का प्रयोग हम कर लेंगे। क्लियर? चलिए, बहुत बार रिपीट किया, मुझे उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। लिख लेना ये सारे सेंटेंस को, 2-3 बार पढ़ लेना और इस कॉन्सेप्ट से भी रिलेट करते जाना। मान लिया जाए कि आप सिर्फ सेंटेंस को लिख करके रखे हो, है ना, तो आप वहाँ पर समझने की कोशिश करना कि इसका रूल क्या है, सर ने बताया क्या था रूल, ठीक है। वरना पता चला कि रूल भूल गए और आपको सिर्फ सेंटेंस याद रहा, बाद में पता चला सेंटेंस भी भूल गए, ठीक है। तो चीज़ों को एक साथ लेकर के कई बार चलना जरूरी है। कई बार क्या होता है, सिर्फ सेंटेंस पढ़ करके हैबिट बना करके आप अंदर से एक इंट्यूशन क्रिएट कर लेते हो रूल का,
ठीक है। लेकिन इसमें मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि रूल के साथ साथ सिर्फ आप इसको क्या करना है, ये सारे सेंटेंस को लिखना है करेक्ट वाले। लेकिन आंख बंद करके या फिर आंख खोल करके भी इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो वहाँ पर याद करने की कोशिश करना इसका रूल क्या है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होने का ज़्यादा चांस है। ठीक है। अब देखिए, जैसे रीच था, रीच के बाद टू का प्रयोग नहीं कर रहे थे, उसी तरीके से अप्रोच के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। अप्रोच टू सम प्लेस और फिर अप्रोच टू समथिंग नहीं होता, टू का प्रयोग अप्रोच के साथ नहीं लगता। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ द ट्रेन इज़ अप्रोचिंग टू मुंबई, तो यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल होगा द ट्रेन इज़ अप्रोचिंग मुंबई। क्लियर। अ बॉय ऑफ 18 इज़ अप्रोचिंग टू मैनहुड, है ना, मतलब मर्द की तरफ वो आगे बढ़ता जा रहा है ना, एक लड़का, मतलब 19 का हो गया, 20 का हो गया, तो समझो कि एक मैनहुड की तरफ वो चला गया, है ना, उसके बारे में यहाँ पर। तो इस केस में भी मैनहुड समथिंग है ना, और यहाँ पर मुंबई सम प्लेस था, तो यहाँ पर दोनों के पहले हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अ बॉय ऑफ 18 इज़ अप्रोचिंग मैनहुड, ये करेक्ट है आपका बिल्कुल। अगला रूल क्या कह रहा है देख लो, यहाँ पर है 438 नंबर का रूल। यहाँ पर कह रहा है कि प्रपोज, रिपोर्ट, सजेस्ट और से, ध्यान रखना ये चारों वर्ड को। प्रपोज है, रिपोर्ट है, से है और सजेस्ट है। इसके बाद टू का प्रयोग होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट होता है, समबडी होता है, तो उसके पहले टू का प्रयोग हम करते ही करते हैं, है ना। जैसे है शी प्रपोज्ड अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा। ये सेंटेंस पढ़ने से कहीं से भी नहीं लगता कि ये गलत होगा, लेकिन अगर आप रूल को पढ़े हो कि प्रपोज वर्ड है भाई, तो वहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर अस है, तो अस के पहले टू का प्रयोग होगा ही होगा, है ना। तो शी प्रपोज्ड टू अस दैट वी शुड गो टू द सिनेमा। अब यहाँ पर देखो प्रपोज वर्ड है, अस है, इसके पहले टू का प्रयोग होगा ही होगा। क्लियर। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्रपोज, रिपोर्ट, सजेस्ट, से, प्रपोज, रिपोर्ट, सजेस्ट, से, ये सारे अगर वर्ड होते हैं तो इसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके पहले टू का प्रयोग हम करते ही करते हैं। ठीक है। अब इससे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करता हुआ कुछ रूल है। देखो, यहाँ तो बताया चारों वर्ड के बाद टू का प्रयोग करना ही करना है, लेकिन इसी तरीके से है एडवाइस, आस्क, बेग, एनकरेज, इनवाइट, टेल। देख लो यहाँ पर से है, से के बाद टू का प्रयोग होता है, लेकिन टेल के बाद टू का प्रयोग नहीं होता। देख पा रहे हो। तो इसी तरीके से एडवाइस, आस्क, बेग, एनकरेज, इनवाइट और टेल है, इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। जैसे यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल में, आई एडवाइस्ड टू हिम, ये गलत होगा क्योंकि एडवाइस्ड हिम होगा, है ना। ये सारे शब्दों को भी आप याद कर लेना, इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। यहाँ सिंपल होगा आई एडवाइस्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। अब ज़रा ध्यान दो, देखो, अच्छा यहाँ पर ये गलत है, नहीं ठीक है, हिम के पहले टू का प्रयोग नहीं है, ठीक है, सही है। देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्या है कि प्रपोज, रिपोर्ट, सजेस्ट और दे है, से, ये चारों शब्द के बाद टू का प्रयोग करते हैं। एडवाइस, आस्क, बेग, एनकरेज, इनवाइट, टेल, इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। अब आपके लिए एक होमवर्क क्या है कि कमेंट में आप मुझे बताओगे, जैसे यहाँ पर प्रपोज वर्ड से मैं एक सेंटेंस दिया था, आप रिपोर्ट, सजेस्ट और से को यूज़ करते हुए क्या करोगे, एक एक सेंटेंस बनाओगे। और यहाँ पर एडवाइस से मैं एक बना दिया था, तो आपको बनाना है आस्क से, बेग से, एनकरेज से, इनवाइट से और टेल से। ये सारे शब्दों से आपको क्या करना है, आपको एक एक सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या करना है यूज़ करते हुए आपको कमेंट करने हैं। ठीक है। याद रहेंगी चीज़ें देर तक। जब भी इस वीडियो को रिवाइज़ करोगे तो आपका कमेंट सबसे ऊपर आपको दिखेगा, तो वहाँ भी देख पाओगे कि आपने क्या गलत किया है। अगर आपने गलत किया तो मैं वहाँ पर इम्प्रूव कर दूँगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अगला रूल क्या कह रहे हैं, देखो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, काफ़ी बढ़िया लेवल का ये रूल है। देखो, जिसका रूल हो सकता है बहुत लोगों को बहुत पहले से तलाश हो, आज आप लोग सीख जाओगे इसको। देख लो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ब्रिंग है, गिव है, सेल है, सेंड है, सो है। ये जो शब्द हैं पांचों, ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, शो, इसके बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते। कब? जब ये सारे शब्दों के तुरंत बाद अगर समबडी आ जाए तो वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं करते। ध्यान से समझने की कोशिश करो। देख लो, ब्रिंग है, गिव है, सेल है, सेंड है, शो है, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है, समबडी आता है और समथिंग लास्ट में आता है, तो इस समबडी के पहले टू का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इस समबडी जहाँ पर है वहाँ पर अगर समथिंग आ जाए, मतलब ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, शो के तुरंत बाद अगर समथिंग आ जाए और बाद में समबडी आए, तो इस समबडी के पहले टू का प्रयोग होता है।
इसको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग सेंटेंस को यूज़ करते हुए बार बार रिवाइज करना। जैसे मैं कहूँ आई गेव टू हर अ ब्यूटीफुल पेन, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हर जो है मतलब समबडी जो है ये गेव के तुरंत बाद आया है ना। और ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर दो तरह का ऑब्जेक्ट है, हर है और अ ब्यूटीफुल पेन भी है। दोनों ऑब्जेक्ट है, एक डायरेक्ट है एक इनडायरेक्ट है। अब आपको ध्यान देना क्या है, देखो यहाँ पर आपको ध्यान ये देना था कि समथिंग जो है मतलब यहाँ पर क्या है, समथिंग यहाँ पर अ ब्यूटीफुल पेन है, समबडी यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट हर है ना। अगर गेव के तुरंत बाद यहाँ पर समबडी है तो वहाँ पर हम टू का प्रयोग नहीं करेंगे, आई गेव हर अ ब्यूटीफुल पेन। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि इसके बाद डायरेक्ट समबडी नहीं है, समथिंग है, मतलब जिस चीज़ को आप दे रहे हो उसका मेंशन अगर किया गया है इन सारे वर्ब्स के जस्ट बाद, तो उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट आता है उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। जैसे सेम सेंटेंस है, देखो कैसे, आई गेव अ ब्यूटीफुल पेन हर, ऐसे कहेंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि गेव के बाद अ ब्यूटीफुल पेन मतलब कि समथिंग है ना, गेव के तुरंत बाद समथिंग है और लास्ट में हर आया है तो हर के पहले टू का प्रयोग करना पड़ेगा। आई गेव अ ब्यूटीफुल पेन टू हर, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, देख लो यहाँ पर कह रहा है ये सारे वर्ड ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड और शो, ये पांचों शब्द अगर आपको दिखने को मिल जाए किसी सेंटेंस में तो ध्यान देना, अगर लास्ट में है समथिंग और पहले है समबडी तो समबडी के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर पहले है समथिंग और बाद में है समबडी तब यहाँ पर हम टू का प्रयोग कर लेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, ब्रिंग, गिव, सेल, सेंड, शो, ये सारे शब्द अगर हैं और बाद में समथिंग है और पहले समबडी है तो इसके पहले टू का प्रयोग नहीं करते। पहले समथिंग है बाद में समबडी है तो इसके पहले टू का प्रयोग हम करते ही करते हैं। क्लियर? चलिए अब अगला है, अच्छा यहाँ पर भी आप देख लो, अगर सबका नहीं बना पाए, सबका अगर सेंटेंस बना पाते हो कमेंट में बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो कम से कम सेंड का ज़रूर करना भाई, सेंड का। ठीक है, काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं, सेंड को यूज़ करते हुए दोनों रूल के बेस्ट पर एक एक सेंटेंस ज़रूर लिखना। चलिए, और मैं चेक करूँगा अगर आप गलत किए हो तो मैं वहाँ पर इम्प्रूव कर दूँगा। अब ये आखिरी रूल बचा हुआ है, देखो क्या है, इससे रिलेटेड तो अक्सर पूछे जाते हैं। देख लो क्या करता है, कंप्राइज के साथ ऑफ लिख देता है जो कि गलत है, कंसिस्ट के साथ ऑफ होता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लिख देता है जो कि गलत है, इन स्पाइट ऑफ होता है करेक्ट, एंटर इनटू गलत है, कम इनटू होता है, गो इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट इनटू, इस देखो ये फर्स्ट वाला और ये लास्ट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू आपको कई बार देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, जबकि इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं होता, इंक्वायर के बाद इनटू होता है, मीनिंग सेम होता है। ठीक है, चलिए देखिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि द बुक कंप्राइजेस ऑफ 5 चैप्टर, कंप्राइज के बाद ऑफ का प्रयोग तो होता ही नहीं है। अगर आपको कंप्राइज वर्ड को ही रखना है तो दिस बुक कंप्राइजेस 5 चैप्टर ऐसे लिख दो। अगर ऑफ को ही रखना है तो कंप्राइज को हटा करके कंसिस्ट रख दो, दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ 5 चैप्टर्स। क्लियर? तो ध्यान रखना कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होता, कंसिस्ट के बाद ऑफ होता है ना। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होता, कंसिस्ट के बाद ऑफ होता है। फिर अगला बोल रहा है, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता, अगर ऑफ को रखना है तो स्पाइट होता है, इन स्पाइट ऑफ होता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता। चलिए नोट्स भी आप लोग पढ़ लेना डाउनलोड करके, है ना, ऐप से। अब ज़रा देखो यहाँ पर एंटर्ड के बाद इनटू नहीं होता, वेंट के बाद, केम के बाद, कम और गो के बाद क्या होता है, इनटू होता है। एंटर्ड के बाद इनटू नहीं होता। इसी तरीके से इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं होता, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू नहीं होता। अगर आपको इन्वेस्टिगेट रखना है तो इनटू को हटाना पड़ेगा, और अगर इनटू को रखना है तो उसकी जगह इन्वेस्टिगेट को हटा करके इंक्वायर कर दो, है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इंक्वायर के बाद इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं होता। चलिए बहुत सारे रूल्स को सीखे आज, फिर से इसको देख लो एक बार। कंप्राइज के बाद ऑफ नहीं होता, कंसिस्ट के बाद ऑफ होता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं होता, इन स्पाइट ऑफ में ऑफ होता है, एंटर के बाद इनटू नहीं होता, कम के बाद या फिर गो के बाद इनटू होता है, इन्वेस्टिगेट के बाद इनटू नहीं होता, इंक्वायर के बाद इनटू होता है। ठीक है, नोट्स से भी पढ़ना, रिवीजन करना, वीडियो को भी मल्टीपल टाइम देख सकते हो अगर चीज़ों को देर से समझने अगर आप समझते हो तो। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस प्रीपोजिशन चैप्टर में जो मैं आज जितना कुछ बताया हूँ, देखना आपको हर एक एग्ज़ाम में इसके बेस्ट पर, आज के लेक्चर के बेस्ट पर एक ना एक क्वेश्चन आपको दिखने को मिल ही जाएगा।
देख लेना आप, ठीक है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और उस एप्लीकेशन से जा करके आप PDF आराम से पढ़ सकते हो। आपके लिए ही बनाया हूँ मैं उस एप्लीकेशन को, ठीक है। और जो भी मैं आपको होमवर्क दिया हूँ आप कमेंट में ज़रूर करना, मैं चेक करूँगा उसको। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखा, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।